हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री का जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग आज जो है सॉल्व करेंगे। हमारे जो तीनों लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इन तीनों चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यार वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया है, मैं जानता हूँ, पर मैं आगे से यही कोशिश रखूँगा कि वीडियो जो है हमारे रेगुलर आए। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे अपनी वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर का वो ये है कि पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो देखिए, पुनर्जागरण का अभ्युदय जो है वो ये जो देश था वो था इटली। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। और फिर यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, तो वो देश था फ्रांस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले फ्रांस से ही हुआ था। और फिर यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था। तो देखिए, यंग इटली सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे मेजिनी। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन जो है हमारे 2020 के क्वेश्चन सेट्स में आ चुके हैं। और अब चलते हैं हम अपने यही फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो हमारे यहाँ पे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो ये है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, तो देखिए 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप जो है वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक, तो वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति जो है हमारी 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो हम सभी जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी ऑटो वन बिस्मार्क, जिनको जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सातवां क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो देखिए, नेपोलियन का संदेश जो है वो फ्रांस देश से था। ठीक, अब हमारे यहाँ पे आठवां क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो देखिए, इटली का एकीकरण जो है वो जिसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अब यहाँ पे नौवां क्वेश्चन ये कि फ्रांस के में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी, यानी किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, फ्रांस में जो है गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुआ था 1848 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 10th वाला क्वेश्चन ये है कि फ्रेडरिक सारियो कौन था। तो हम सभी जानते हैं कि फ्रेडरिक सारियो जो है एक फ्रांसीसी कलाकार थे। ठीक, अब यहाँ पे 11th क्वेश्चन हमारा ये है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो हमारे को जो है हम कुस्तुनतुनिया की संधि जो है वो हुई थी 1832 में। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 12th वाला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था, यानी नेपोलियन की संहिता का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, नेपोलियन की संहिता का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1804 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पर जो 13 वाला क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः क्या कहा जाता है। तो 1804 की नागरिक संहिता को जो है नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। ठीक, अब फिर यहाँ पे 14th वाला क्वेश्चन है कि जैकोबिन दल का संबंध था। तो देखिए, जैकोबिन दल का संबंध जो है वो फ्रांस से था। ठीक, हम सभी जानते हैं। और यहाँ 15th वाला क्वेश्चन ये है कि फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का जो झंडा है वो 3 रंग का चुना गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं हमारे पीछे मतलब 2020 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेट में आ चुके हैं। हम चलते हैं अपने लेसन फर्स्ट के ही अब 16 वाले क्वेश्चन पे। देखिए, 16 वाला क्वेश्चन क्या है कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ था किस वर्ष में। तो देखिए, यूनानी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष आरंभ हुआ था वो हुआ था 1821 में। ठीक, अब मेरा 17 क्वेश्चन हमारा ये कि जालवेरायन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए, जालवेरायन शुल्क संघ की स्थापना जो है वो 1834 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो 18th वाला क्वेश्चन है वो है कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक, उन्हीं को जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 19th वाला क्वेश्चन है कि कावूर कौन था। तो देखिए, कावूर जो है वो सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री थे। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमारे यहाँ जो आखिरी क्वेश्चन है लेसन फर्स्ट का वो है कि किसके कल्पना दर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्र के समूह में बटे हुए थे। तो इसका भी आंसर होगा फ्रेडरिक सारियो। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने जो है, अब हमारा ये लेसन फर्स्ट का जो है एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने लेसन 2 के एमसीक्यू पे। और अब हम यहाँ आ चुके हैं अपने
सेकंड वाले चैप्टर के एमसीक्यू पे हमारा सेकंड वाला चैप्टर है कि भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस, यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो 1914, 1915, 1918, 1919। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला आंसर है 1919, 1915, ये हमारा राइट आंसर होगा। हम यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा है चौरी चौरा की घटना। तो देखिए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो था रॉलेट एक्ट। ठीक, अब यहाँ पे मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। हमारे ऑप्शन है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, और तीसरा नमक तैयार करने में सरकार का एक ही अधिकार था, और डी इनमें से सभी। तो यार एक चीज़ देखो, गौर करना, जिस वाले एमसीक्यू में इनमें से सभी, बोथ ए एंड बी, बोथ बी सी, इस तरह दिया हो तो उसमें ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जिसमें इनमें से सभी या नन या ए बी, तो उसी पे आप टिक जरूर करना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी वाला, इनमें से सभी। अब हम चलते हैं इसी के फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि करो मरो का नारा किसने दिया था। तो करो मरो, करो या मरो का नारा जो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। हमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। हमारे ऑप्शन है कि 1882 ईस्वी में, 1884 में, 1885, 1886 में। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी वाला 1885 ईस्वी में। अब यहाँ पे हमारा छठवां वाला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर राइट होगा। अब यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1922, 1924, 1925, 1930। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है 1922 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पे मेरा आठवां क्वेश्चन है कि सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए सत्याग्रह जो है वो ना ही शारीरिक बल है, ना ही कमजोरों का हथियार है, ना ही हथियारों का बल है, ये है शुद्ध आत्मिक बल। यानी हमारा ए वाला आंसर जो है सही है, ए वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे हम नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमारा नाइन्थ वाला क्वेश्चन ये है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिए हमारे जो ऑप्शन है वो है 1917, 1919, 1921 और 1924। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो हुआ था 1919 में। अब हमारा टेंथ वाला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो देखिए साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में पहुंचा था। अब यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो देखिए गांधी इरविन समझौता में हमारे पास ये चार ऑप्शन है। हमारा पहला है कि 5 मार्च 1931 को, दूसरा ऑप्शन है कि 5 जून 1932 को, तीसरा ऑप्शन 5 अगस्त 1933 और चौथा ऑप्शन 5 मार्च 1934। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि 5 मार्च 1931 को, तो गांधी इरविन समझौता इसी दिन हुआ था। अब हम ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में आरंभ किया। अब यहाँ पर हमारा 13 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया, और अथवा असहयोग आंदोलन किस स्थान पर हिंसक रूप लिया। तो देखिए चौरी चौरा में जो है असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप जो है ले लिया था। अब यहाँ पे 14 वाला क्वेश्चन कि कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था वह क्या थी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है पूर्ण स्वराज की मांग, कर में कटौती की मांग, ये सैनिक व्यय में कमी की मांग, या ये सभी, यह सभी। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है पूर्ण स्वराज की मांग, वो हो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 15 वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। और तो हम सभी जानते हैं कि वंदे मातरम गीत के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब यहाँ पे 16 वाला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हमारे बापू यानी हमारे महात्मा गांधी जी थे। अब यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन है कि गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष में प्रकाशित हुई। तो गांधी जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो है वो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर का आखिरी वाला क्वेश्चन है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, जो कि हमारे 2020 के ENY सेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि ए वाला चंपारण में। भारत वापस आने पर सबसे पहले गांधी जी ने जो है चंपारण में ही सत्याग्रह किया था। तो अब हम चलते हैं अपने जो है चैप्टर 3 के MCQ पे।
तो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड वाले चैप्टर पे, जो कि हमारा बहुमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना। और चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड को। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है कि वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, क्या कहलाते थे? तो हमारे ऑप्शन है रेशम मार्ग, राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रेशम मार्ग, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए यूरोप जो है 18वीं शताब्दी के विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है कि रिंडर पेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी? तो हमारे ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो देखिए यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है अफ्रीका, ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। हमें यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? ऑप्शन है हमारे एक गिरमिटिया, दूसरा पूर्णकालिक श्रमिक, तीसरा सफ़ेदिया या चौथा एग्रीमेंट श्रमिक। तो देखिए यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है गिरमिटिया, तो यही थे जो भारत से विदेश जाते थे, इन्हें हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था उन्हें। और यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? तो देखिए महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक, 1929 ईस्वी में जो विश्व के सबसे बड़ी महामंदी, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे जो आखिरी वाला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो देखिए हमारे ऑप्शन है जापान पर, फ्रांस पर, अमेरिका पर या ब्रिटेन पर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हमारा अमेरिका पर। तो सबसे ज़्यादा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है अमेरिका पर ही पड़ा था, क्योंकि वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज वो सब पूरी तरह से बंद हो चुके थे, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। मतलब जो हर देश पे इसका असर पड़ा, लेकिन अमेरिका पर सबसे ज़्यादा इसका आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा था। तो यार आज की वीडियो को जो हम लोग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और वीडियो में अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कोई क्यूरी रह गई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेन बात तो कहना भूल गया यार, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आप लोग देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा के और बगल में आ रही घंटी को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।